दोस्तों अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो दोस्तों सिमिलैरिटीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको देने जा रहा हूं। यही थ्योरम आपको फॉलो करना चाहिए और आपके फाइनल एग्जाम के लिए फुल एंड फाइनल है। दोस्तों अगर आप देखने जाओगे तो सिमिलैरिटीज में और भी थ्योरम है, बट आपको कौन से थ्योरम पे फोकस करना चाहिए? सबसे पहला दोस्तों बीपीटी, जिसका मैं सॉल्यूशन भी अभी आपको प्रोवाइड करूंगा। दूसरा जो आपको थ्योरम फॉलो करना चाहिए दोस्तों वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंड तीसरा जो थ्योरम है दोस्तों वो है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। और साथ में दोस्तों ट्रांसवर्सल मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, ये सब भी है, बट इसमें से आपका फोकस दोस्तों ये तीनों थ्योरम पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। और मेरे जो डबल लाइन जहां पे ट्रिपल लाइन चल रहा है वो सबसे ज्यादा, इसलिए मैं ये तीनों थ्योरम में आपका फोकस मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं ये तीनों थ्योरम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। उसका सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हो। तो चलो अब सॉल्व करते एक एक फटाफट पार्ट। पहले बीपीटी, फिर एंगल बाइसेक्टर, फिर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट करना सर मजा आ गया, सर तीनों हो गया अपना थ्योरम। फिर मैं लेसन नंबर सेकंड का दे दूंगा, फिर थर्ड, और उससे ज्यादा थ्योरम नहीं। और थ्योरम कंपलसरी एक थ्योरम आपको पूछा जाएगा बोर्ड में। अब देखो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 9th क्लास में थ्योरम अच्छे से नहीं किया होगा, बट याद रखना 10th क्लास में जब आपका बोर्ड का जब एग्जाम होगा तो उसमें एक थ्योरम तो मिनिमम आपको दिखाई देगा। पहले कभी कभार होता था कि एक थ्योरम आता था और दूसरा थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन के आता था, बट एक थ्योरम आपका आएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि थ्योरम कैसे आता है? क्वेश्चन सर ऐसा थ्योरम लिखा होगा क्या? वहां पे ऐसा थ्योरम नहीं लिखा होगा। आपको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो लाइन लिखा है ये लिखा रहेगा और आगे लिखा रहेगा टू प्रूफ दैट। आपको खुद से समझना होगा कि ये जो थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है, देन उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मटेरियल आपको खुद से सॉल्व करना है, डायग्राम सब कुछ आपको बनाना है। अब सर क्या ये लाइन याद करना होगा? तो मेरा यहां पे सजेशन है कि लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस लाइन को समझ लो। और समझने के बाद एक बार लाइन को जब आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये बीपीटी थ्योरम है। बस इतने तक ही आपका ये लाइन है। लाइन को कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में कोई आपको लाइन लिखने के लिए नहीं आने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बस आपको उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा क्या करना है? सॉल्व करना है। सर थ्योरम हमें कितने सारे सॉल्व करने होंगे? दोस्तों वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊंगा। 6 से 7 थ्योरम जो मैं बताऊंगा बस उतना ही आप करके जाना, उससे ज्यादा अलग आपको कुछ भी नहीं करना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं वहां पे वन बाय वन। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं तो यहां पे दो पैरामीटर मोस्टली थ्योरम में हमेशा दिखाई देंगे, मतलब बहुत सारे थ्योरम में ऐसे दिखेंगे, मैक्सिमम 90% थ्योरम में इफ दिखाई देगा और इसके बाद आपको दूसरा पैरामीटर एक दिखाई देगा देन। तो दोस्तों इफ के बाद जो भी डेटा होता है वो हमेशा गिवन होता है और देन के बाद जो डेटा होता है वो हमेशा आपका टू प्रूफ होता है। तो थ्योरम में सबसे पहले स्टेप्स क्या क्या आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। गिवन आता है, गिवन के बाद क्या आता है दोस्तों? टू प्रूफ आता है, टू प्रूफ के बाद क्या आता है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन के बाद क्या आता है दोस्तों? यहां पे प्रूफ आता है। इस तरह से आपके थ्योरम के स्टेप्स है। पहले आपको थ्योरम में गिवन लिखना होगा, देन आपको टू प्रूफ। ये याद रखना ये टू प्रूफ का ही हेल्प लेके हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद आपका आएगा कंस्ट्रक्शन, देन इसके बाद आपका 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 क्या आएगा? प्रूफ आएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस में हम चीजों को क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं तो यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक मिनट। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूं, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मैं इतना बड़ा लाइन नहीं याद कर सकता। तो बीपीटी थ्योरम अगर एग्जाम में आया तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपके पास क्या कोई हिंट है? अब बस ये पैरेलल वर्ड याद रखना। अगर पैरेलल वर्ड अगर स्टार्टिंग में आपको दिखाई दिया तो तुरंत समझ जाना, तुरंत दिमाग में रख देना कि समझ ये बीपीटी थ्योरम है। पैरेलल स्टार्टिंग में होगा और लास्ट में प्रोपोर्शन होगा। लास्ट में क्या होगा दोस्तों? प्रोपोर्शन। ये दो वर्ड पे आपको फोकस करना है, बस दो वर्ड तो मेरे हिसाब से आप याद कर सकते हो, पैरेलल स्टार्टिंग में, लास्ट में प्रोपोर्शन, बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम में अगर आप देखोगे, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो अपन क्या करते हैं? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखो यहां पे मैं एक ट्राइंगल बना दे रहा हूं। अब वो क्या बोल रहे हैं? इफ अ लाइन, कोई एक लाइन है पैरेलल टू ए साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसके अंदर कितने साइड्स हैं? टोटल 3 साइड्स हैं। इसके किसी भी एक साइड को क्या है? पैरेलल है। तो देखो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं दोस्तों। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा, हाँ, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लाइन है ये ट्राइंगल के एक साइड को क्या है दोस्तों? पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये कहीं पे भी ये लाइन एक दूसरे को क्या नहीं होगा? इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे मैं ले ले रहा हूं नेमिंग ए, यहां पे मैं ले ले रहा हूं बी,
यहाँ पे मैं ले रहा हूं सी, और यहाँ पे दोस्तों पी, और यहाँ पे दोस्तों क्यू। आप चाहिए तो इसे स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हो। अब ये होने के बाद कोई मुझे पूछ सकता है कि सर हमारे बुक में तो पी क्यू नहीं है, वहां पे एम एन है। भाई आप कौन सा भी नेमिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद मैंने यहां तक चीजें बना दी। ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है रिमेनिंग साइड पे दो पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। एंड देन द लाइन डिवाइड द साइड, मतलब ये जो लाइन है, ये जो साइड है इसको डिवाइड कर रहा है प्रोपोर्शन में, मतलब एपी अपॉन पीबी एंड ए क्यू अपॉन क्यूसी। किस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। सर गिवन क्या होगा, सबसे पहले अपन गिवन लिखेंगे। गिवन में अगर हम लिखने जाए तो गिवन के अंदर दोस्तों क्या लिखेंगे, पहला ही अगर आप देखो ना, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हमेशा याद रखना, जब भी अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो हमेशा दिमाग में बिठा के रखना भाई कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल दिखाई दिया, पैरेलल क्या दिखाई दिया, पैरेलल, तुरंत समझ जाना कि थियरम कौन सा है, बीपीटी। चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो थियरम हो, पैरेलल अगर दिखाई दिया, पैरेलल अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बीपीटी, दिमाग में बिठा लो। अब यहां पे बस मैं क्या लिख रहा हूं, पहले सबसे पहले भाई ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल एबीसी। देन यहां पे आगे लिख रहा हूं, आप चाहिए तो लाइन एल भी लिख सकते हो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लाइन एल। पैरेलल का भाई सिंबल बना दे रहा हूं, पैरेलल, पैरेलल टू लाइन एल, पैरेलल टू साइड बीसी। टू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी हमने यहां पे लिख दिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बुक की तरह लिखना है तो आप लिख सकते हो लाइन एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी ऑन साइड ए बी एट पॉइंट क्यू ऑन साइड ए सी। अगर आपको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज इतना गिवन में परफेक्ट है, इससे ज्यादा नहीं लिखोगे चलेगा। अब दोस्तों सेकेंड पार्ट है टू प्रूफ। क्या है सेकेंड पार्ट, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ वाला जो हमारा सेकेंड पार्ट है, क्या हम लिखेंगे, एपी अपॉन पीबी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि बीपीटी थ्योरम क्या बोल रहा है, एपी अपॉन पीबी, क्या लिखोगे, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू, उस साइड में क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये भी आपने लिख दिया, एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये भी परफेक्ट हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन हर एक थियरम में नहीं होता, सभी थियरम में कंस्ट्रक्शन हम अपने, बहुत सारे थियरम में हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। कहीं पे अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए तो वहां पे हम कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें ड्रॉ करना होगा। और जैसे यहाँ पे देखो मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ज्वाइन पीसी। देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, ज्वाइन, ज्वाइन यहाँ पे क्या करूंगा, बी क्यू। तो यहां पे आप लिख दो ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन कितना इजी है, ज्वाइन सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बीक्यू। यहां तक एकदम मजे के साथ हमारी चीजें कंप्लीट हो गई, गिवन भी हो गया, टू प्रूफ भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, प्रूफ पे। अब किसके ऊपर जाएंगे दोस्तों, प्रूफ पे जाएंगे, और प्रूफ पे हम चीजों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्रूफ पे हम क्या करें, तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। ये ट्रिक अगर आप अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैं इसे 1 लिख रहा हूं, मैं इसे 2 लिख रहा हूं, और इसे मैं 3 लिख रहा हूं। बस यहां पे आपको ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3 पता होना चाहिए। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ट्राइंगल नंबर जो 1 है उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है मुझे, ट्राइंगल ए पी क्यू। एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसे प्रॉब्लम हो सकता है कि सर ये ट्राइंगल का नंबर कैसे लिखेंगे। ट्राइंगल नंबर 2 का अगर नेमिंग देखोगे तो भाई ट्राइंगल नंबर 2 यहां से लेके ऐसा है। तो ट्राइंगल नंबर 2 का अगर हम नेमिंग देखना चाहें तो यहां पे ट्राइंगल पी बी क्यू। और ट्राइंगल नंबर 3 हम आपसे पूछना चाहते हैं, ट्राइंगल नंबर 3 हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ट्राइंगल नंबर 3 यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्राइंगल नंबर जो 3 है उसका नाम है पी सी क्यू। ट्राइंगल नंबर 3 विच इज इक्वल टू ट्राइंगल पी सी क्यू। परफेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग ये मेरा ट्रिक है, इसे आप दिमाग में बिठा लो। 11 के बाद क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11, उससे एक ज्यादा कर दो 12। 12 के बाद क्या आता है दोस्तों, 13, एंड 13 के में 10 अगर आप प्लस करते हो तो क्या आता है, 23। तो ये मेरा इजी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में बिठा लो।
और अगर ये ट्रिक बस आपको पता है तो आप इजीली पूरा का पूरा बीपीटी थ्योरम सॉल्व कर दोगे। अब बीपीटी थ्योरम में देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं ट्राइंगल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लूंगा। ट्राइंगल नंबर फर्स्ट का नेमिंग क्या है, देखो 12 लिखा है ना, 12 मतलब ट्राइंगल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लेना है। फर्स्ट का नेमिंग क्या है, एपीक्यू, वहां पे भी मैंने लिखा है, तो देखो यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन, साथ में मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, 1 के साथ 2 वाला लेना है, तो 2 वाले का नेमिंग क्या है, पीबीक्यू। तो यहां पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीक्यू। देन यहां पे समथिंग मुझे कुछ सॉल्व करना होगा, वो मैं बता रहा हूं थोड़ी देर में। देन इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, 1-3 वाला ट्राइंगल लेना है, 1-3 वाला भी ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 वाले का नेमिंग क्या है, एपीक्यू, एपीक्यू। और अगर मैं 3 वाला ट्राइंगल लूं तो क्या आएगा, पीसीक्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीक्यू इक्वल टू समथिंग। और अगर मैंने यहां तक चीजों को लिख दिया, मैं चाहता हूं कि यहां से मैं बाजू में ही और चीजों को मैं सॉल्व करूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा मैं इसको यहां ले रहा हूं, हाँ ठीक है, जिससे मेरे लिए भी अच्छा रहे, और थोड़ा सा हम इसको थोड़ा इतना ऊपर तो ले सकते। देन इसके बाद दोस्तों ये दूसरा हो गया, दोनों हो गया। अब तीसरा हमें क्या करना है, 2 और 3 वाला ट्राइंगल लेना है। 2 वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का नेमिंग क्या है दोस्तों, पी बी क्यू। क्या नाम है, पी बी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 का नेमिंग क्या है दोस्तों, पी सी क्यू। क्या नाम है, पी सी क्यू। अब यहां पे इसका भी कुछ है, हमने तीनों ट्राइंगल का, मैंने जो ट्रिक आपने सर दिया था, हमने तीनों के तीनों चीजें लिख दी है। क्या बात है। अब आपको यहां पे एक जलवा दिखाता हूं, जलवा है, जलवा देखते हैं, जलवा जो आप देखना चाहते हो। यहां पे मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था पर मैं चाहता हूं कि पहले जलवा दिखा दूं तो आपको चीजें समझ में आएगी। अगर मैं ट्राइंगल 1 एंड 2 की बात करूं तो डायग्राम ऐसा कुछ बना है, ऐसा है एंड ऐसा कुछ है। ट्राइंगल नंबर 1 यहां पे क्या है, ए है, यहां पे क्या है, पी है, यहां पे क्या है, क्यू है, और यहां पे क्या है, बी है। और अगर मैं ध्यान से, अगर मैं इसे देखूं, अगर मैं बहुत अच्छे से अगर मैं इसे देखूं, तो यहां पे मैंने ट्राइंगल नंबर 1 एंड 2 ले लिया है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां पे ड्रिल करने वाला हूं, और एक अपने स्कूल का सप्लीमेंट के लिए जो थ्रेड मिलता है ना, उस थ्रेड को मैं क्या करने वाला हूं, एक नॉर्मल सी रस्सी में यहां पे बांधने वाला हूं, और बांधने के बाद मैं इसे ऐसे पकड़ के खींचने वाला हूं, और खींचने के बाद यही मेरा ट्राइंगल इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों। यही मेरा ट्राइंगल, चलो रेड मार्किंग ही दिखाता हूं, यही सेम टू सेम मेरा ट्राइंगल इस तरह से कुछ दिखाई देगा दोस्तों। हाँ, ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहां पे है Q, यहां पे है A, ध्यान से देखना, यहां पे क्या P और यहां पे B। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता, बट मैं यहां पे जो चीजें बता रहा हूं उससे आपका कंफ्यूजन जो है वो 100% आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब देखो यही वाले को मैं खींचते खींचते ऐसा रख दिया, यही सेम फिगर को मैं यहां से पकड़ के खींचा तो ये डायग्राम ऐसा हो गया। अब आपने अगर मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट देखा होगा, जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हाइट और बेस अलग अलग है तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर उसका हाइट सेम है तो आंसर बेस में, बेस सेम है तो आंसर हाइट में, और हाइट एंड बेस दोनों सेम है तो आंसर 1:1। आप इस डायग्राम को देख के मुझे बता सकते हो दोनों ट्राइंगल का क्या सेम है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाले ट्राइंगल का ये बेस है और यहां पे कहीं हाइट आएगा, ये वाले ट्राइंगल का ये बेस है, यहां पे कहीं हाइट आएगा। तो मोस्टली अगर मैं बोलूं तो दोनों ट्राइंगल का क्या सेम है, हाइट सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है तो इसका आंसर किस में आएगा, बेस में। तो इसका बेस क्या, एपी, और इसका बेस क्या, पीबी। तो इसलिए यहां पे यही ट्राइंगल यहां पे इस तरह से है, तो इसका बेस क्या है दोस्तों, एपी अपॉन पीबी। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एपी, और यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों, पीबी। सेम अगर आप इस साइड आओ 1 और 3 में, सेम ये लॉजिक अप्लाई करोगे तो यहां पे भी इसका भी हाइट क्या है, सेम है। अगर वहां से देखोगे तो नहीं समझ में आ रहा, पर ऐसा डायग्राम बनाओगे तो समझेगा। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी। और मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर कोई भी पैरेलल लाइन के बीच में, अगर आप मेरा पहले के लेक्चर्स देख रहे हो उसके बाद ये देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा।
पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्राइंगल है, सपोज यहां पे एक ट्राइंगल है, यहां पे एक ट्राइंगल है, सपोज ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो इस ट्राइंगल का पैरेलल लाइन है तो हाइट दोनों ट्राइंगल का सेम होगा। और ये वाला जो ट्राइंगल है भाई वो इस वाले बेस पे बैठा है, और ये वाला भी ट्राइंगल इस वाले बेस पे बैठा है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल का बेस भी सेम है। और हाइट और बेस अगर 2 और 3 वाले ट्राइंगल की बात करो तो ये पैरेलल लाइन के अंदर है। पैरेलल लाइन के अंदर है तो समझ जाना उसका हाइट और बेस मोस्टली बहुत सारे केसेस में यहां पे तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे, 1:1। अब यहां पे रीजन क्या लिखूंगा दोस्तों, यहां पे क्या लिखूंगा, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट। ट्राइंगल का हाइट क्या है, सेम है। यहां पे भी रीजन क्या आएगा दोस्तों, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट। अब यहां पे भी अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहां पे 1:1 आया तो मतलब यहां पे क्या आएगा, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट्स एंड सेम बेसिस। परफेक्ट। अब इतना पूरा का पूरा होने के बाद सपोज मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं ये वाला पार्ट, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं, और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहा हूं। ओके, मैंने सभी को नंबरिंग दे दी। अब नंबरिंग देने के बाद मैं यहाँ पे चीजों को सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे देखो बॉर्डर दे रहा हूं, बॉर्डर भाई पिंक कलर से दे रहा हूं कि तुरंत लाइट में दिखाई दे बॉर्डर। बॉर्डर के उस पर जा सकते हो पर अच्छे से जाना। अब देखो आपने ये तीनों को सॉल्व किया। अब तीनों को सॉल्व करने के बाद यहां पे अगर देखो, ये देखो 2 1 जा क्या होता है 2, 5 1 जा क्या होता है 5, देखो 1:1 मतलब 1 होता है। 9 1 जा क्या होगा 9। पहले मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल का नेमिंग लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ऊपर क्या है पी बी क्यू इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 1:1 मतलब 1 है। 6 1 जा क्या होगा 6, अगर यहाँ पे समझो 7 है, 7 1 जा क्या होगा 7, 8 है तो 8 1 जा क्या होगा 8, 9 1 जा क्या होगा 9, 12 1 जा क्या होगा 12, 18 1 जा क्या होगा 18, AC 1 जा क्या होगा AC, मार्कर 1 जा क्या होगा दोस्तों मार्कर, बोर्ड 1 जा क्या होगा दोस्तों बोर्ड, खाना 1 जा क्या होगा दोस्तों खाना, नाचना 1 जा क्या होगा नाचना। तो वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ 1 जा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ। अब यहां पे दोनों ही ट्राइंगल का एरिया सेम है। ये मैंने कहां से लिखा, स्टेटमेंट नंबर कहां से लिखा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम, मैं कहां से लिखा हूं फ्रॉम थर्ड से लिखा हूं, कहां से लिखा हूं फ्रॉम थर्ड। और चाहिए तो आप इसे नंबर 4 भी दे सकते हो। अब चाहिए तो ये नंबरिंग जो है ना, इससे अच्छा ये नंबरिंग आप यहां आगे कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखो यहां पे नंबरिंग कर दो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये क्या है थर्ड है, और यहाँ पे रोमन में फिर थर्ड दे दो, और ये क्या है फोर्थ है। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, अच्छे से अगर आप देखोगे, तो ये चारों ही स्टेप को अगर आप ध्यान से बहुत इत्मीनान से अच्छे से देखोगे तो देखो ये आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ये आपका स्टेप नंबर सेकेंड है, और ये आपका, क्योंकि वो वाले को ही आपने सॉल्व करके ये बनाया, आप अपने अगर बुक में चेक करोगे तो ये वाला स्टेप दिया नहीं है, डायरेक्ट ये स्टेप से। पर आप ये वाला स्टेप लिख के अगर ये स्टेप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। पर मेरा सजेशन है कि ये लिख के अगर ये लिखते हो तो जो पेपर चेक करेगा उसको भी समझेगा कि आप पूरे कॉन्सेप्ट वाइज जा रहे हो। अब अगर आप ये वाला ये वाला ये वाला, मेरा एक मैथ्स में रूल है, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो भी है, चलो पर मैं दूसरे लॉजिक से भी समझा दे रहा हूं। देखो यहां पे इस वाले और इस वाले में देखोगे एपीक्यू सेम है। अगर ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एपीक्यू सेम है, पर बी देखो यहां पे दिख रहा है पीबीक्यू और यहां पे पीसीक्यू, भाई यहां पे अलग एंगल है, यहां पे अलग है, बट ये दोनों जो है दोस्तों, ये जो दोनों है, ये वाले को, ये ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले को भी सेम है। काश ये दोनों अगर सेम हो जाता तो ये पूरा का पूरा रेशियो एक दूसरे को सेम हो जाता है। वेट 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 वेट, देखो पी बी क्यू इक्वल टू पी सी क्यू, यहां पे इक्वल बताया ना मैं, मतलब ये वाला भी पार्ट नीचे वाले पार्ट को इक्वल है, मतलब ये पूरा पार्ट पूरा नीचे वाले पार्ट को क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू। ध्यान से अच्छे से देखो, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला सेम था, नीचे वाला वहां पे मैंने इक्वल बताया स्टेप नंबर 4 में, इसलिए पूरा का पूरा रेशियो एक दूसरे को इक्वल हो गया। अब यहां पे ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को इक्वल हुए तो भाई इनके चिंगू मिंगू है ना साथ में। ये देखो चिंगू मिंगू, तो मम्मी जैसे ही यहाँ पे देखो मार्केट में जाती तो चिंगू मिंगू कैसे रोने लगते, नहीं नहीं मैं भी चलूंगा, वैसे भाई ये जैसी ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है तो इनके चिंगू मुंगू का नाम क्या है, एपी अपॉन पीबी। तो यहाँ पे लिख दो इनके चिंगू मुंगू का नाम क्या था, एपी अपॉन पीबी। और जैसी ये चिंगू मुंगू को ये वाली आंटी अपने बच्चों को लेके जा रही है तो बाजू वाले जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं यार मेरी मम्मी नहीं लेके जा रही है, वो भी रोने लगते प्लीज मुझे भी लेके चलो मुझे भी लेके चलो, तो इनको भी लेके चलना पड़ेगा। तो इनके बच्चों का नाम क्या है, ए क्यू अपॉन क्या है दोस्तों, क्यूसी। हाँ, ये स्टेप मैंने कहां से लिखा, ये रीजन बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए 3 स्टेप देखा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। और ये वाला स्टेप मैंने कहां से देखा दोस्तों, ये देखो चिंगू मंगू स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से लिखे, दूसरे चिंगू मंगू स्टेटमेंट नंबर सेकेंड से लिखे, एंड देन दोस्तों फिफ्थ। तो यहां पे कभी भी कोई भी थ्योरम प्रूफ कब होता है, जब ये वाला स्टेप इसकी तरह मैच हो जाए। देख लो मैच हो गया कि नहीं हो गया, देखो वहां पे एपी है, पीबी है, ए क्यू है, क्यूसी है, सर मैच हो गया, मतलब हमारा जो थियरम है दोस्तों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब सबसे पहले मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे कोई ट्राइंगल है, तो भाई एक ट्राइंगल बना दिया। अब अगर मैं उस ट्राइंगल को बना रहा हूं तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मुझे रफली अपने हाथ से ही ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से मुझे जैसा ट्राइंगल चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। देखो मैं रफली अपने हाथ से ही ड्रॉ कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये ट्राइंगल ड्रॉ करके मैं इसके अंदर बाइसेक्टर बना दे रहा हूं, मैंने ये बाइसेक्टर भी बना दिया। अब यहां पे जो मैंने बाइसेक्टर बनाया तो समझ जाना ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। अगर सपोज ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, तो देखो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मैंने बाइसेक्टर बना दिया ऑफ अ ट्राइंगल, डिवाइड द साइड, मतलब भाई यहां पे नेमिंग भी दे दे रहा हूं। सपोज अगर यहां पे नेमिंग है ए, यहां पे नेमिंग है बी और यहां पे नेमिंग है सी, तो ये जो यहां पे और यहां पे नेमिंग में ई ले रहा हूं। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो बाइसेक्टर है ये क्या कर रहा है, साइड्स को डिवाइड कर रहा है, साइड अपोजिट टू एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। मतलब ये जो साइड को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि एंगल बाइसेक्टर में मर्डर कौन सा साइड हो रहा है, ए अपॉन ई बी। तो यहाँ पे ए बी वाला साइड जो है मर्डर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ए और फिर कौन से पार्ट में हो रहा है, ई बी। तो यहाँ पे क्या है, ए अपॉन क्या आ रहा है दोस्तों, ई बी। वो उसका जो वैल्यू रिमेनिंग साइड को इक्वल हो जाएगा। रिमेनिंग साइड क्या है दोस्तों, ए सी, और यहाँ पे दूसरा क्या है, ए बी। तो प्लीज ये दिमाग में अपने बिठा लो। अगर सपोज ये डायग्राम अगर ऐसा रहता, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा गया और सपोज यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर एस, मैं आपको क्वेश्चन भी साथ में समझाते जा रहा हूं, तो आप कैसे लिखोगे, अगर इसका आपको थियरम का 2 प्रूफ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, और 2 प्रूफ से ही हम सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहले मर्डर साइड कौन सा हुआ ये, तो पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू ऊपर वाला साइड पी क्यू और नीचे वाला साइड क्यू आर। एक चीज और ध्यान रखना, मर्डर के टाइम पे भाई हमने लेग का ये पीस लिया और फिर ये लिया, तो जब हम साइड लेंगे तो उस टाइम भी पहले ये लेना है फिर नीचे का लेना है, तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं गिवन लिख रहा हूं, गिवन में क्या आएगा दोस्तों, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो। देन अगर आप देखोगे कोई भी अगर इस तरह से आपको दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। जहां पे एरो एक ही साइड में होता तो ये रे है, तो मैं क्या बोलूंगा, रे का नाम क्या भाई, सीई है। रे सीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। देखो ये किसका बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का, तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये भी हो गया।
अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये अपॉन ये, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि जिस साइड का पहले मर्डर हुआ है तो ए, और साथ में क्या आएगा दोस्तों ई बी, इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, रिमेनिंग साइड क्या आएगा ए सी, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों सी बी। अगर किसी में ऐसा लिख दिया ये अपॉन ये और पहले ये लिखा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इधर से आ रहे हो तो आपको इधर ही से जाना है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप सपोज ऐसे जा रहे हो, यहां से जा रहे हो, फिर ये जा रहे हो, तो ऊपर साइड में आप इधर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप यहां से जा रहे हो, फिर ये गए तो आपको फिर इस पे जाना है, फिर आपको इस पे जाना है, तो याद रखना। तो यहां पे ये भी हो गया। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन। भाई इसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत जोरदार है, और प्लीज इसे कोई आंसर की तरह नहीं लर्न करेगा, समझ के पढ़ेगा, समझ के लिखेगा। और समझदार लोगों की जिंदगी में मतलब बहुत अच्छी बात होती है, हमेशा जिंदगी में लाइफ में समझदार रहा करो। अब यहां पे देखो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ये भाई साहब को हटाओ यहां से, हो सकता है कि ये बाइसेक्टर वाले भाई साहब को भी हटाना ना पड़े। हमें क्या करना है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है सी से, मतलब सी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ करना है, पॉइंट बी से। तो देखो मैं यहां से पैरेलल, ये अगर ये ऐसा है तो ये लाइन भी ऐसा जाएगा, अगर ये ऐसा सीधा है तो आपकी लाइन ऐसा सीधा है। बहुत सारे लोग ये कंस्ट्रक्शन रॉन्ग बनाते हैं और इसकी वजह से मार्क्स, अच्छे अच्छे टॉपर्स के मार्क्स चले जाते हैं। अब देखो मैं इस लाइन को ही फॉलो करके, आप यहां से मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने एक ड्रॉ किया, लगभग ये दोनों लाइन मुझे थोड़ा बहुत सीधा दिखाई दे रहा है। अब यहां पे नेक्स्ट बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि इसे ज्वाइन करना रहता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं और उनको क्या लगता है उनका डायग्राम सही है। क्या कभी कोई लाइन ऐसे जाके ऐसे टेढ़ी हो जाती है क्या? लाइन हमेशा भाई ऐसा सीधी होती है ना, तो थोड़ा सा ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां से जब मैं लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो आपको ऐसे ही सीधे ही एक्सटेंड करते जाना है। देखो सीधे एक्सटेंड करते जा रहा हूं, और ये जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे डी पॉइंट ले रहा हूं। इस तरह से आपका डायग्राम आना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर इस तरह से डायग्राम नहीं बनाओगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखो मैंने बहुत परफेक्ट डायग्राम बनाया, प्लीज एक बार डायग्राम देख लेना कि मैंने कैसे बनाया। अब कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। प्लीज घर पे देख रहे हो वीडियो, बोलो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। एक्सटेंड एसी, एसी बोलना नहीं, सीए बोलोगे तो नीचे एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड एसी सो एज टू इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉ अ लाइन, मतलब एक ही लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सीई। किसको पैरेलल ड्रॉ करना है, सीई को। एंड पासिंग, कहां से पास करना है भाई, पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल बी। कहां से पास करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट कैपिटल बी। एक्सटेंड AC so as it intersect at point, प्लीज बताओ कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट डी। तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर ले रहा हूं। अब इसके बाद टोटल हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में इस थ्योरम को अपने को निपटा देना है। और थ्योरम को हमेशा निपटाते टाइम आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला स्टेप ये याद रखना है, यहां पे लिख दे रहा हूं। देन इसके बाद ये, देन इसके बाद दोस्तों ये, एंड देन दोस्तों इसके बाद बीपीटी को बुला लो। बस अगर ये स्टेप अगर आपने फॉलो किया, जैसे मैंने 12, 13, 23 आपको दिया था, वैसे बीपीटी के लिए ये सेम स्टेप्स है। यहां पे आपको क्या करना है, अगर आपने ये स्टेप अगर फॉलो किया तो आप आराम से थ्योरम सॉल्व कर लोगे। सी फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल, ए फॉर अल्टरनेट एंगल, जी फॉर गिवन और बीपीटी, बस। अब देखो यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां पे प्रूफ लिख रहा हूं। प्रूफ लिखते टाइम सबसे पहले मैं यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल लिखूंगा। फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मैं यहां पे सब चीजें 9th की रिवाइज कराऊंगा। करस्पॉन्डिंग एंगल एक के नीचे एक होता है, उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं।
बट अगर सपोज इस तरह से है, अगर ऐसे है तो ये क्या हो गया, ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई करने के पहले लाइन हमेशा पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखो ये दो लाइन है, तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा, ये वाला एंगल, ये देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसको आएगा, और इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, ACE, और इसका नेमिंग क्या आएगा, CDB। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल ACE कॉन्ग्रेंट टू एंगल, देखो मैंने लिखा ACE कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADB, क्या लिखोगे, सॉरी CDB। यहां पे रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब इसके ऊपर एक कुछ लिखना है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं। देन नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मैंने क्या बोला था आपको, अल्टरनेट एंगल मतलब Z, और ये वाला एंगल इसको क्या हो जाएगा, इक्वल। पर यहाँ पे भाई अपना Z ऐसा दिख रहा होगा, कहीं पे भी अगर डायग्राम में आपको Z दिख रहा होगा तो प्लीज उसे आप अल्टरनेट एंगल में कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप गिरी ट्यूटोरियल के अगर प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मजे के साथ आपका सब कुछ हो जाएगा, और लास्ट में तो पढ़ना पड़ेगा ही, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आपको लॉजिक वाइज मैं चीजों को करा रहा हूं, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको ऐसा कुछ Z दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या है, इक्वल है, और इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अब इस एंगल का अगर नेमिंग की मैं बात करूं तो इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ये वाला, और यहां पे ये वाला, इसका नेमिंग क्या आएगा, ECB। क्या आएगा एंगल का नेमिंग, एंगल ECB कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, CBD। क्या नेमिंग आएगा, एंगल CBD। यहां पे रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। अब मैं अल्टरनेट एंगल के पहले भी कुछ लिखने वाला हूं, वो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मेन पार्ट हम लिख देते हैं। अब ये होने के बाद मैं थोड़ा सा इधर ले सकता हूं। अब देखो यहां पे ये जैसे ही हो गया, मैं तो चाहता था कि डायग्राम यार अपने साथ रहे, पर यहां पे बहुत बड़ा कंडीशन हो गया कि जगह नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, एक्सटेंड AC, इसको मैं चाह रहा हूं कि यहां पे लिख देता हूं, तो मेरे को ये पूरा स्पेस मिल जाएगा आगे का सम सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्सटेंड AC so as it intersect at point D। तो अब देखो यहां से अपना काम इतना बच गया जगह, क्योंकि डायग्राम थ्योरम का मतलब क्या है, डायग्राम सामने होना चाहिए। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे अब देखो CB हो गया, AB हो गया, अब C वाला हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ACE, यहाँ पे CDB, यहाँ पे ECB, और यहाँ पे CBD। परफेक्ट। अब नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 3, आपको क्या करना है, यहाँ पे गिवन अप्लाई करना है। गिवन मतलब अगर ये बाइसेक्टर है, मैंने बोला था, तो ये भी नहाएगा तो ये भी नहाएगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, ये नाच रहा है तो ये भी नाच रहा है, ये खाना खा रहा है तो ये भी खाना खाएगा, मतलब ये दोनों एंगल सेम है। तो मतलब यहां पे एंगल ACE कॉन्ग्रेंट टू एंगल, ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रेंट, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, ECB। और यहां पे रीजन क्या लिखोगे, बाय गिवन। कहां से लिख रहा हूं भाई, गिवन से लिख रहा हूं। और अगर आप तीनों स्टेप को ध्यान से देखोगे, तीनों ही स्टेप को अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये वाले स्टेप को, ये वाले स्टेप को, और स्टेप नेक्स्ट स्टेप ये वाले, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। मतलब यहां पे आपको दिखाई देगा भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, मतलब क्या बाहर होगा, देखो ये देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ACE दिख रहा है, सेम टू सेम ACE यहां पे दिख रहा है, तो भाई ये दोनों भाई है, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ECB दिख रहा है, यहां पे भी देखो ECB दिख रहा है, तो ये दोनों भी भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। बचा क्या, ये दोनों सेम नहीं है, देखो ये CDB है, बीच में D है और इसके बीच में B है, दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कभी मैथ्स का रूल है, दो टर्म सेम हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो जो बचा है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल CDB कॉन्ग्रेंट टू एंगल CBD, यहां पे जो बचा हुआ एक दूसरे को इक्वल आ गया, और इसका रीजन क्या आएगा, रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकेंड एंड रीजन नंबर थर्ड।
अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, स्टेटमेंट नंबर 5। अभी हमने 9th क्लास में एक लॉजिक पढ़ा था कि कभी भी अगर कोई भी ट्राइंगल है, देखो 9th की भी चीजें यहां रिवाइज होती है। ये ट्राइंगल है, अगर इसके दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम होंगे। अगर ये ट्राइंगल ऐसा हो गया, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम होंगे। तो इसे ही हम क्या बोलते थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। या तो साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल, या तो कॉन्ग्रेंट एंगल एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड। तो अगर सबसे पहले ये आप ध्यान से इसे देखो, सी डी बी कहां है, सी है, डी है, बी है, मतलब ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या है, सीबीडी, सी बी डी, ये वाला एंगल। ये दोनों अगर एंगल सेम है तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम। तो सबसे पहले ये साइड कौन सा है, सी डी है। यहाँ पे एंगल कौन सा, ये वाला, तो पहले साइड ये ले लो, सी बी, कॉन्ग्रेंट टू यहाँ पे कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा, देखो ना, ये देखो, ये दोनों ट्राइंगल के ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से साइड आएंगे दोस्तों, यहाँ पे सी बी, और कौन सा कॉन्ग्रेंट टू क्या आएगा दोस्तों, सी डी। तो यहाँ पे ये भी हो गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, आईटीटी मत लिखना, रीजन मैक्स में लिखना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, बीपीटी अप्लाई करेंगे। बीपीटी पूरे ट्राइंगल में अप्लाई करना, बड़े वाले ट्राइंगल में। बीपीटी अगर तुम बड़े वाले ट्राइंगल में अप्लाई करोगे तो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, ए बी डी। और बड़े वाले ट्राइंगल में आपको पता है कि ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब सी जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, डीबी को। और ये अपने को कंस्ट्रक्शन में पता है तो उसका रीजन डाल देना कि सी पैरेलल टू डीबी। कंस्ट्रक्शन में पता चला क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही हमने ड्रॉ किया। और कभी भी बीपीटी अप्लाई करने के पहले ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब देखो मैं बीपीटी अप्लाई कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6। बीपीटी अप्लाई करते टाइम आपको मैंने सिखाया था कि अगर सपोज ये ऐसा है, या मैंने इस तरह से बताया था कि अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आंसर आता है। वैसे अगर समझो ये इसको पैरेलल है तो ये अपॉन ये अपॉन ये इसका आंसर आएगा। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, देखो ये लाइन इसको पैरेलल है तो ए ये अपॉन ये, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए अपॉन ए बी। और उधर कौन सा आएगा दोस्तों, ए सी अपॉन सी डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी और अपॉन क्या आएगा, सी डी। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बी डॉट पी डॉट टी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें तो लास्ट में थियरम का मतलब क्या होता है कि जो ये दिया है यही लास्ट में आ जाना चाहिए। तो ये आ गया ना सर, ठीक है, चेक कर लो। ए मैच हो गया है, ए बी मैच हो गया है, ए सी मैच हो गया है। तो सर आप डायरेक्ट बीपीटी अप्लाई कर देते तो एक ही स्टेप में सम सॉल्व हो जाता, क्यों इतना बड़ा टेंशन लिया। लास्ट वाला चेक करो, सी डी मैच हुआ क्या। लास्ट वाले ये जो गौर से देखो, ये देखो रेड मार्क करके दे रहा हूं इसको, ये वाले की वजह से मैटर पूरा का पूरा मामला गलत हो गया। अगर यहां सी बी आ गया होता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे सी बी आना चाहिए था, सी बी आ गया होता तो एक ही स्टेप में थ्योरम सॉल्व हो जाता, फ्री के मार्क्स 4 मार्क्स सबको। तो यहां पे सी बी लेकर आना है। क्या इसके पहले मैंने कुछ किया है, यस किया है ना, देखो सी डी इक्वल टू सी बी इसलिए किया है। तो मैं यहां पे फाइनली क्या लिखूंगा, ए अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी, और सी डी की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सी बी। और यहां पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, 6 से लिखा और स्टेटमेंट नंबर 5 से लिखा। अब फाइनली अगर आप चेक करोगे तो अपना पूरा का पूरा थ्योरम परफेक्ट आ चुका है। तो इस तरह से आपको अपने थ्योरम को क्या करना है, सॉल्व करना है। लास्ट में कुछ चीजें हैं, देखो थ्योरम का पूरा स्टेप सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल, देन अल्टरनेट एंगल, देन गिवन, देन इसके बाद आपको ये 2 स्टेप उसी से सॉल्व करना है, भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, देन यहां पे ये आएगा, देन इसके बाद आपको बीपीटी अप्लाई करना है, अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो है थ्योरम के स्टेप अपने दिमाग में बिठा लो। अब देखो जहां पे भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई करते हो तो उसके पहले एक चीज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी याद रखना कि अगर कहीं पे भी अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या लिखना है। जैसे अगर सपोज ये लाइन का मैं करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहा हूं तो मुझे पहले ये पैरेलल लिखना होगा, और जिसका मैं सपोर्ट ले रहा हूं उसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, सी पैरेलल टू डीबी। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर सी पैरेलल टू डीबी, और ट्रांसवर्सल क्या आएगा दोस्तों, ये वाला। तो ट्रांसवर्सल क्या आएगा, एडी इज अ ट्रांसवर्सल, एडी इज अ ट्रांसवर्सल, हो गया। सेम ऐसे अगर आप अल्टरनेट एंगल अप्लाई कर रहे हो
तो अल्टरनेट एंगल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सपोज ये जेड है, तो ये जो बीच का लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल होता है। तो सेम ये आप लिखोगे सी पैरेलल टू सी बी, डीबी सेम लिखोगे, देखो सी पैरेलल टू डीबी, और यहां ट्रांसवर्सल का नाम चेंज हो गया, तो ट्रांसवर्सल यहां पे कौन हो गया? सीबी। सीबी इज अ ट्रांसवर्सल। मस्त हो गया। तो यहाँ पे आपका बीपी थ्योरम 100%, सॉरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने मस्त तरीके से कंप्लीट कर दिया। दोस्तों इस ट्राइंगल थ्योरम को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे बाकी के थ्योरम्स में मैंने आपको ट्रिक दिया है, वैसे यहाँ पे भी हम चीजों को सॉल्व करेंगे। और आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा आपके एग्जाम में। ये ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये सेम टू सेम बस लाइन आएगा और आगे लिखा होगा टू प्रूफ। आगे वहां पे ये भी नहीं लिखा होगा कि भाई ये थ्योरम है कि क्या है, आपको खुद समझना है। तो देखो आप कैसे समझोगे, थोड़ा सा हिंट भी बता दे रहा हूं। देखो क्या लिखा है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये देखो ये वर्ड याद रखना। और टू ट्राइंगल्स क्या बोला है? सिमिलर बोला है। रेशियो लिखा होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स, मतलब इनके ट्राइंगल का एरिया का हमें रेशियो लेना है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब उसके साइड्स का हमें क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। अब मैं बताऊंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या होता है। बस इसे स्टार्टिंग में अगर कहीं पे सिमिलर वर्ड आया, जैसे मैंने बोला था पैरेलल आया, तो तुरंत समझ जाना बीपीटी है। अगर वहां पे बाइसेक्टर वर्ड आया तो तुरंत समझ जाना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो ऐसे इसमें सिमिलर वर्ड आया, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये लाइन बस समझ में आया तो समझ जाना कि ये इस टाइप का ट्राइंगल थ्योरम है। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है दोस्तों? दो ट्राइंगल। तो फटाफट दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। देखो जल्दी से मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल। अब देखो दोनों के साइज ऊपर नीचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल को नेमिंग दे रहा हूं मैं ए बी सी, और इसे दे रहा हूं दोस्तों पी क्यू आर। मैंने नेमिंग भी दे दिया। अब नेमिंग देने के बाद यहाँ पे हमें पहला, कोई भी थ्योरम में पहला जो शुभारंभ होता है वो कहाँ से होता है? गिवन से होता है। तो आपको पहला गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखोगे? वही जो हमें दिया है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है दोस्तों, और जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे को क्या है दोस्तों? सिमिलर है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? टू प्रूफ। टू प्रूफ बहुत अच्छा है दोस्तों अपना। टू प्रूफ कैसे आएगा? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल, मतलब इनके एरियाज का रेशियो लेना है। मतलब पहले वाले ट्राइंगल को देखो एरिया फॉर्म में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरे वाले ट्राइंगल को दोस्तों लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू। अब देखो मैंने दोनों ट्राइंगल को रेशियो फॉर्म में ले लिया। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल इज इक्वल टू भी दे दिया द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इसका मतलब ये है कि जब आप ए बी लोगे तो उसके साथ क्या लेना है? पी क्यू लेना है। करस्पॉन्डिंग मतलब बी सी लोगे तो उसके साथ क्यू आर लेना है। और यहां पे अगर ये हस्बैंड है तो भाई उनकी ही वाइफ को लेना है। तो याद रखना फंक्शन में हस्बैंड विथ वाइफ, और उनकी खुद की वाइफ होनी चाहिए। तो ये हस्बैंड है तो इनकी वाइफ ये लेना है। ऐसा नहीं कि ये साइड लेके आप नीचे वाला ले लोगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या ले रहा हूँ? ए बी ले रहा हूं, और नीचे वाला साइड ये ए बी है तो यहाँ पे कौन सा आएगा? पी क्यू आएगा। और याद रखना ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में होंगे क्योंकि ये देखो स्क्वायर लिखा है। देन इसके बाद दूसरा साइड अगर मैं ले रहा हूं तो बी सी स्क्वायर, और उसके साथ कौन सा आएगा दोस्तों? क्यू आर। और तीसरा साइड कौन सा आएगा? ए सी आएगा। तो क्या आएगा? ए सी स्क्वायर। उसके साइड कौन सा आएगा दोस्तों? पी आर। ऐसे आपने तीन साइड्स ले लिए। अब ये लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। ये जो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा रहा हूं आपके बुक में आप चेक करोगे तो ये गिवन में लिखा हुआ है, मतलब वहां पे मिस्टेक है तो प्लीज उसे आप कंस्ट्रक्शन में लिखना, वहां पे गिवन में उन्होंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं दोस्तों? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ किया? समझो एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, और यहाँ पे पीएस परपेंडिकुलर ऑन क्यूआर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों? ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर। देखो एडी परपेंडिकुलर है दोस्तों, किसके ऊपर है? बीसी के ऊपर है। तो एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, और दूसरा वाला क्या दोस्तों? पीएस है। पीएस परपेंडिकुलर किसके ऊपर है दोस्तों? क्यूआर के ऊपर है। तो यहां पे क्या आएगा? क्यूआर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आपके माइंड में अपना थ्योरम सॉल्व कर देता है, ये स्टेप्स होने चाहिए। पहला गिवन,
पहला क्या होना चाहिए, गिवन, देन इसके बाद सिमिलर। सिमिलर किसको करना है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल 1 एंड 2 को क्या करना है आपको, सिमिलर बताना है। तो पहला आपके माइंड में क्या होना चाहिए, गिवन, देन ट्राइंगल सिमिलर, और बाद में दोस्तों बेस इनटू हाइट वाला रूल, और बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये सीक्वेंस में अगर आप जाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे जाएंगे। सबसे पहले देखो मैं गिवन लिख रहा हूं, प्रूफ। अभी आपके बुक में अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल का एरिया लेके बेस इनटू हाइट लिखा है, वो वाला पार्ट मैं लास्ट में लिखूंगा। हम वैसे भी थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ, जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी जो है सिमिलर है, कौन से ट्राइंगल को सिमिलर है, पीक्यूआर। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, थ्योरम का गिवन लिखा। अब इससे मैं दो चीजें लिख सकता हूं, आपको मैंने दो चीजें सिखाई है। दो चीजें मैंने आपको क्या सिखाई है, दो का ग्रुप ए बी, ए बी के साथ क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू। देन यहाँ पे आएगा बी सी, बी सी के साथ क्या आएगा दोस्तों, क्यू आर। देन मैंने आपको क्या सिखाया, ए सी के साथ सिखाया क्या था, पी आर। देखो ए बी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ क्यू आर, और ए सी के बाद पी आर। आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। और इसका रीजन हम क्या लेते हैं, सी एस एस टी, और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, गिवन। अब ये लिखा, और एक और पार्ट बस लिख दो दोस्तों। गिवन से आपको 3 स्टेप लिखने हैं। इसके बाद अगर ये पूरा ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जाके ये दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो वहां पे मुझे 2 एंगल की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो वो 2 एंगल की रिक्वायरमेंट लगने वाली है दोस्तों। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, और यहाँ पे इसका रीजन क्या आएगा, सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये भी हमने लिख दिया। अब आपको गिवन से ये लिखना है। आपके बुक में अगर आप चेक करोगे तो सिस्टमैटिक थ्योरम लिखा नहीं है। पहले वो बेस इनटू हाइट लिए हैं, देन उसके बाद उन्होंने ट्राइंगल को डायरेक्ट सिमिलर बता दिया। देन थर्ड स्टेप में आप चेक करोगे तो वहां पे ये लिखा है, और ये पूरा भी नहीं लिखा है, आधा ही लिखा है। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप दूसरा दिमाग में क्या रखो, ये दोनों को सिमिलर बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का नाम बता रहा हूं, ए डी बी एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी एस आर, पी एस क्यू। देखो मैंने ए डी बी लिया और पी एस क्यू लिया, देन स्टेटमेंट नंबर 4 एंड देन स्टेटमेंट नंबर 5। अब थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं, हाँ, तो मुझे दिक्कत ना हो लिखने में थ्योरम। अगर आप अब ये दोनों ट्राइंगल को अब मुझे क्या करना है, सिमिलर बताना है। और कभी भी ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए आपको पता है कि 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। चीज नंबर 1, ये देखो भाई ये दोनों एंगल 90 है। अब बोलोगे 90 उस साइड है, तो मतलब इस साइड भी है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ए डी बी लिखेंगे, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नाम क्या आएगा दोस्तों, पी एस क्यू। क्या लिखोगे, पी एस क्यू, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, इच 90। अब ये 90 हो गया, तो दूसरा आप क्या लिखोगे, देखो ये वाला एंगल हमने पहले इसलिए जुगाड़ करके रखा है। आपके बुक में ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। आपके बुक में आप देखो ये वाला स्टेप है, पर वहां पे डायरेक्ट ये एंगल लिख दिया, कहां से आया ये सब नहीं लिखा है, बाजू में रीजन बस गिवन लिखा है। तो ये देखो ये हमने इसलिए ढूंढ के रखा है क्योंकि यहाँ के लिए एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, और ये हमने कहाँ से लिखा है दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 3 से लिखा है। या तो आप गिवन भी लिख सकते हो क्योंकि हमारा ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी बी, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एस क्यू को बाय कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दोस्तों सिमिलर हो गया। अब यहाँ पे हमारा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गया। उसके बाद वाला क्या स्टेप है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट मतलब आपको देखो इसे अब रफ कर दे रहा हूं, ये 3 स्टेप अगर आप दिमाग में रखोगे तो थ्योरम सॉल्व कर लोगे। इसके बाद आपके दिमाग में आपको क्या रखना है कि अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर है, तो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर है और अब आपको अगर एरिया निकालना है तो आप क्या लोगे, बेस इनटू हाइट। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 7, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एबीसी, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर आएगा बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है दोस्तों, बीसी,
और हाइट क्या है दोस्तों AD, इसका बेस क्या है दोस्तों QR, और हाइट क्या है दोस्तों PS। ये वाला स्टेप आपके बुक में फर्स्ट पे किया है, देन उन्होंने ये डायरेक्ट कर दिया है, देन ये वाला स्टेप में बस इतना सॉल्व किया है। हाँ, अब यहाँ पे एक स्टेप और आएगा, मैं ले रहा हूं अभी। अब ये लिखा, हाँ, अब जैसे ही आप इस ट्राइंगल को सिमिलर बता दोगे, जैसे ही आप इस ट्राइंगल को सिमिलर बता दोगे, आप 7 ले लो, इसको 8, तो तुरंत उसके साइड को प्रोपोर्शन में ले लो। किस में ले लो? प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में देखो, लेते टाइम आपके बुक में दो ही साइड लिया है, जैसे AD अपॉन PS लिया है और AB अपॉन PQ लिया है, पर मैं तीनों ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लिख दे रहा हूँ AD अपॉन PS, और यहाँ पे DB अपॉन SQ, और यहाँ पे AB अपॉन PQ, यहाँ क्या आएगा CSST। देखो ये ट्राइंगल सिमिलर है, हमें ये लिखने के लिए ये बस ट्राइंगल को सिमिलर बताना पड़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे फाइनली अगर मैं बात करूं तो हमारे इस ट्राइंगल में से, इसमें से कौन सा साइड है? BC और QR है, और ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों को गायब करने के लिए वहां पे मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा? तो अगर मुझे यहाँ BC स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे BC, और यहाँ QR स्क्वायर चाहिए तो QR लाना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना होगा? ये देखो, ये BC है, ये QR है, और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला इसकी जगह पे क्या लेकर आना है? BC और QR। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर और QR स्क्वायर। लिखने के लिए तो मैंने लिख दिया, बट मैंने कहाँ से लिखा, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, क्यों मैंने AD अपॉन PS की जगह BC अपॉन QR लिखा। ध्यान देना है, देखो ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो ये AD PS दिखाई दे रहा है, AD PS किसको इक्वल है दोस्तों? किसको इक्वल है? AB PQ को। किसको इक्वल है? AB PQ को। और ये AB PQ दोस्तों किसको इक्वल है? BC QR को। अगर सपोज ये 2 रुपए है तो ये भी कितना होगा? 2 रुपए। ये 2 रुपए तो ये भी कितना होगा? 2 रुपए। तो फाइनली अगर ये AD PS AB PQ को इक्वल है तो AB PQ किसको इक्वल है? BC QR को। तो मैं AB PQ के जगह पे BC QR लिख सकता हूं। अगर AB PQ के जगह पे BC QR लिख सकता हूं तो यहाँ पे BC QR आ जाएगा, मतलब मैं AD PS की जगह पे भी दोस्तों BC QR लिख सकता हूँ। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो ये स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 7 चुपचाप से रीजन में लिख दे। स्टेटमेंट नंबर 7, स्टेटमेंट नंबर 2, और डायरेक्ट यहाँ पे बस याद रखना कि यहाँ पे भाई स्क्वायर करना है, इसलिए ADPS की जगह पे BC QR लिखना है। इसलिए हमने ऊपर का स्टेप अप्लाई किया। देखो ये देखो, ADPS ABPQ को इक्वल है, पर ABPQ किसको इक्वल है? BC QR। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये। देन इसके बाद सिमिलरली आप क्या करोगे? एक आपने फाइंड आउट किया, रिमेनिंग 2 का भी लिख दो। यहां पे लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यहां पे देखो आपने BC का फाइंड आउट किया, फिर से अब सबका ऐसे फाइंड आउट करने मत जाना, इतना ज्यादा मार्क्स नहीं देने वाले हो। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो सिमिलरली, यहाँ पे क्या आएगा? AB स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? PQ स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ये भी हो गया, और लास्ट डायरेक्ट ये लिख दो। डायरेक्ट ये सिमिलरली मतलब इसी तरह हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब ये। और फाइनली दोस्तों इसके बाद ये तीनों को एक साथ यहाँ पे लिख दो। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा थ्योरम हो गया। थ्योरम कैसे आपके दिमाग में रखना है? सबसे पहले गिवन दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा आपको क्या करना है? टू प्रूफ, भाई वहीं से देख के लिखना है। तीसरा कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आए, एंड देन इसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, हर थ्योरम में मैंने कुछ ना कुछ आपको ट्रिक दिया है। जैसे बीपीटी में क्या दिया है, कोई कमेंट करके बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे हर एक थ्योरम में कुछ ना कुछ मैंने आपको ट्रिक दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया? गिवन से इतने पॉइंट्स लिखो, देन इसके बाद आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताओ, इतने पॉइंट्स हो गए, देन बेस इंटू हाइट अप्लाई करो, तुरंत आंसर आता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।